डियर फ्रेंड्स, आज हम इस बात पर डिस्कशन करेंगे कि क्या वेजिटेरियन होना नॉन वेजिटेरियन होने से बेहतर है। क्या जानवरों की बलि, चाहे वह भोजन के लिए हो या फिर धर्म के नाम पर हो, वह जायज़ है। दरअसल इस मुद्दे पर बहुत सारे तर्क और कुतर्क, बहुत सारे डिबेट्स हमें आए दिन देखने को मिलते हैं और अहिंसावादी धर्मों के बहुत सारे प्रणेता, बहुत सारे फॉलोअर्स अपील करते हैं कि त्योहार पर कम से कम जानवरों की बलि नहीं दी जाए। दरअसल मुख्य जो फोकस है सारे डिबेट्स का, सारे आर्गुमेंट्स का, वह कहीं न कहीं हट जाता है। मुख्य बिंदु तो यह है कि हम इस पे डिस्कशन करें कि जानवरों की जो हत्या होती है वह जिस नृशंसता से होती है, जिस निर्ममता से होती है, जिस बर्बरता से होती है और जिन विकृत तरीकों से होती है, क्या वह जायज़ है? क्योंकि सिर्फ हत्या और बर्बरतापूर्ण हत्या, विकृत तरीके से हत्या, दोनों भिन्न भिन्न बातें हैं। जब हिटलर यहूदियों को मारता था तो वह केवल हत्या नहीं थी। हिटलर यहूदियों को तड़पा तड़पा कर मारता था। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में तरह तरह के अत्याचार किए जाते थे। आज कमोबेश बहुत सारे पशुओं पर इस तरह के अत्याचार देखने को सोशल मीडिया पर मिल जाते हैं। यह भी एक कठोर सत्य है कि अधिकांश लोग जो हिंदू धर्म में हैं वे भी नॉन वेज काफ़ी चाव से खाते हैं। इस पर भी ध्यान देना होगा। लेकिन धर्मों के कुछ खास जो हमारे अभी विद्वान हैं सभी धर्मों में, वे मांसाहार के पक्ष में जो तर्क देते हैं, आइए उन तर्कों पर और उन कुतर्कों पर कुछ विचार करें। उदाहरण के लिए जाकिर नायक साहब पहला सहारा तो साइंस का लेते हैं। कहते हैं कि हमारा जो मनुष्य शरीर है वो इस तरह से बना है कि वो मांसाहार को अलाउ करता है। ईश्वर ने, अल्लाह ने इसे इस तरह से बनाया है कि हम मांस खा सकते हैं, मांस पचा सकते हैं। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे तर्क दिए हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम पर खास करके उन्होंने अपनी बात कही है। इसमें हो सकता है कि कोई विवाद नहीं हो, लेकिन मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि साइंस जो है वह तो मात्र आपको कुछ सुविधाओं को प्रदान करता है। साइंस पर जो एक भावनात्मक लगाम है वह तो आपके जो कोड्स होते हैं समाज के, आपके जो कुछ आदर्श होते हैं, आपके जो कुछ धर्म होते हैं, उनसे मनुष्य जो है प्रभावित होता है और चलना चाहता है उस पर। यह न कि केवल साइंस की बात कर ली। उदाहरण के तौर पर एटम बम साइंस का दुरुपयोग माना जाता है।
वैज्ञानिक का कोई कसूर नहीं, उसने तो साइंस के बल पर आपको न्यूक्लियर एनर्जी खोज करके सामने रख दिया। अब आप उस न्यूक्लियर एनर्जी का दुरुपयोग किस तरह से करते हैं। साइंस आपको यह नहीं कहता कि आप किसी चीज़ का कैसे सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें। दूसरी बात कि साइंस ने मनुष्य के दर्द को बहुत हद तक कम कर दिया। आज आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका पहला रिक्वेस्ट होता है, चाहे वह सुई लगाने में हो, ऑपरेशन करने में हो, दांत उखाड़ने में हो, कि डॉक्टर साहब देखिए कि दर्द कम से कम हो। लेकिन क्या हो जाता है हमारी इस संवेदनशीलता को, इस एनेस्थेसिया के बल पर आज मनुष्य ने अपने जीवन को इतना वो खास करके सर्जरी को आसान कर लिया है। क्या उन चीज़ों का प्रयोग जानवरों के लिए नहीं हो सकता था? उनके भी तो दर्द को कम किया जा सकता था, लेकिन इस ओर खैर किसी का ध्यान ही नहीं दिया। नंबर 2, जाकिर साहब एक तर्क देते हैं कि उनके धर्म में इस बात की सहमति दी गई है कि जो 4 फुटेड एनिमल हैं वो शायद हम ही लोगों के लिए बने हुए हैं। और उन्होंने हम लोगों के धर्म के बारे में भी इस तरह की कुछ टिप्पणी की है कि कुछ स्मृतियों में इस बात का उल्लेख है। महाभारत की भी उन्होंने चर्चा की है। मैंने बहुत सारे ग्रंथों को तो नहीं पढ़ा है। जाकिर नायक साहब बहुत विद्वान हैं, काफ़ी धर्म ग्रंथों का उन्होंने बखूबी अध्ययन किया है और मुझे आश्चर्य होता है उनकी प्रतिभा पर कि जहाँ से पूछो पन्ने पन्ने उनको याद हैं, एक एक वर्स उनको याद हैं और आसानी से वो कोट कर देते हैं। लेकिन इतना याद रखने के फेर में वह विस्मृत हो गए कि सभी धर्मों का सार और ख़ास करके जो सनातन धर्म है उसके सार की अगर बात करें, सारांश की बात करें, तो कबीर दास ने, जो एक विद्रोही स्वभाव के थे, प्रभु कबीर ने सब कुछ लिखने के क्रम में अपने अनुभव का निचोड़ यह लिखा कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयानक होए, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। वेदव्यास जी ने भी बहुत सारे ग्रंथों को लिखने के बाद यह बताना उचित समझा कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। और यह तो हमारे ग्रंथों का एक थीम ही है, आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। खैर, हमारे हिसाब से अगर किसी ग्रंथ में, चाहे वो मेरा ग्रंथ हो चाहे आपका ग्रंथ हो, अगर कुछ ऐसे श्लोक हैं, अगर कुछ ऐसे पन्ने हैं, अगर कुछ ऐसे रेफरेंसेस हैं जो आज की तिथि में प्रासंगिक नहीं हैं या अमानवीय हैं, तो एक खुले मिजाज का आदमी उन प्रसंगों को हटा देगा, उन प्रसंगों को दरकिनार करके आगे बढ़ जाएगा। लेकिन एक बंद कमरे में रहने वाला आदमी बिल्कुल कट्टरता से उन्हीं पंक्तियों का, उन्हीं लाइनों का पालन करेगा। और ये हमारा खुलापन है, हमारा ओपन टू रिफॉर्म होने का एक हमने उदाहरण प्रस्तुत किया है कि बहुत सारे ऐसी कुप्रथाएं थीं, जैसे विडो के संबंध में, जैसे चाइल्ड मैरिज के संबंध में, सती प्रथा के संबंध में। इन बहुत सारे कुप्रथाओं को हमने, हो सकता है कोई कह सकते हैं कि फलाना स्मृति में इन चीज़ों की स्वीकृति रही हो, मैं नहीं कह सकता, मैं नहीं जानता हूँ, मैंने नहीं पढ़ा है। लेकिन ओपन टू रिफॉर्म होने के कारण राजा राम मोहन राय ने एक अंग्रेज ऑफिसर से मिलकर
इन चीज़ों में सुधार किया, कई सारे चीज़ों में उस समय के बहुत सारे जो हमारे समाज सुधारक हैं, और हमने कभी इनको हेय दृष्टि से नहीं देखा और ऐसा नहीं समझा कि इन्होंने कोई गलत काम किया हो। अब एक रोचक उदाहरण हम देते हैं कुतर्क का। बहुत सारे लोग मांसाहार का पक्ष रखते हुए यह बताते हैं कि पौधे भी तो हमारी ही तरह हैं, पौधों में भी प्राण है। अगर हम जानवर को नहीं मार सकते तो हम पौधों को क्यों मारें? बात सही है, पौधों में भी सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, और उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि पौधे भी जीवित प्राणी हैं, उनमें भी एक एहसास है सुख दुख का, जो भी हो। लेकिन मैं कुछ उदाहरण रखना चाहता हूँ। एक आम का पौधा आपने लगाया, आम बड़ा हुआ, आम फलना शुरू हुआ, आम में फल लगे, एक पके हुए आम को आपने तोड़ा, आम को खा लिया, गुठली को फेंक दिया और गुठली फिर एक नया आम बन जाता है। क्या इस तरह का किसी एनिमल के साथ हो सकता है? मनुष्य के साथ हो सकता है? नहीं। पेड़ अभी भी खड़ा है, लेकिन आपने उसमें से एक पका आम तोड़ा, पेड़ को कुछ नहीं हुआ। दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि जैसे आपने हेज लगाए होंगे अपने घर के पास, तो हेज को आप जिस तरह से काटते हैं, जिसका ट्रेनिंग करते हैं, प्रूनिंग करते हैं, तो हेज जो है और खूबसूरत होता है। बहुत सारे पौधे पसंद करते हैं कि उनकी टॉपिंग की जाए। जैसे चना का उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। चना के ऊपरी हिस्से को कहा जाता है कि जब पौधा छोटा हो तो उसे तोड़ दीजिए, इससे चना काफ़ी झाड़ीदार बनता है, उसमें फलियाँ ज़्यादा लगती हैं। क्या मनुष्य के भी अगर हम ऊपरी हिस्से को तोड़ दें तो वो जीवित रहेगा? इसलिए क्या हम किसी गोट के, किसी कैमल के, किसी काऊ के गर्दन को इस तरह से काट दें तो क्या वो जीवित रहेगा? क्या वो और बूसी बन जाएगा? क्या और उपज बढ़ जाएगी उसकी? इसलिए ये सारे कुतर्क हैं। पौधे में एहसास होता है, लेकिन वह एहसास थोड़ा भिन्न होता है। हम एक तैयार धान के फसल की कटाई करते हैं, गेहूं की कटाई करते हैं, टमाटर पकने पर खाते हैं, तो इन सारे चीज़ों को हम बिल्कुल उस प्रकार से नहीं देख सकते जैसे उनकी हत्या की जा रही हो, जैसे कसाई खाने में किसी जानवर का कत्ल हो रहा हो। यह एक मेरा छोटा सा प्रयास था कि इस बिंदु पर मैं आपसे अपने अनुभव को साझा करूं, और अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि इफ़ एट ऑल यू कांट अवॉइड किलिंग एनिमल्स फॉर द सेक ऑफ फूड, at least see to it that they are killed in a painless manner, बिना तकलीफ़ के, कम से कम तकलीफ़ के, कम से कम दर्द को देते हुए आप उन्हें मारिए। गांधी जी ने भी ज़रूरत पड़ने पर एक बछड़े को मारने की अनुमति दी थी। बछड़ा काफ़ी बीमार था, टर्मिनली इल था, उसके बचने की कोई संभावना नहीं थी। उसका छटपटाहट उसकी देखकर गांधी जी ने कहा, उनके आश्रम की बात है, 1928 की घटना है, कि ठीक है इसे मार दिया जाए। तो हिंसा वहाँ थी, लेकिन उस हिंसा में एक करुणा थी। हम साइंस का प्रयोग करें, कोशिश करें कि जानवरों का वध ही अगर करना है तो इस तरह से करें कि उन्हें तड़पाएं नहीं। थैंक यू।